नमस्कार, मैं हरि किशन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कैरवाड़ा मैकेनिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तरलों के बहने का अवैधता का सिद्धांत। ठीक है, तरलों के बहने के अवैधता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी of flow of liquid। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तरलों के बहने का अविरतता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल और ठीक है, नॉन विस्कस। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है तरलों के बहने का, जो अविरतता का सिद्धांत है, वो ऐसे तरलों के लिए है जो इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है? अविरतता का सिद्धांत, ये अविरतता का सिद्धांत कहता है कि अगर कोई तरल असंपीड्य है, इनकम्प्रेसिबल है, असंयम है और वह किसी असमान अनुप्रस्थ काट वाले किसी वस्तु से प्रवाहित हो रहा है या पाइप से प्रवाहित हो रहा है, तो उसके किसी बिंदु पर, किन्हीं दो बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर उसके अंतस्थ काट का क्षेत्रफल और उसके जो प्रवाहित होने का जो वेग है उसका गुणांक क्या होता है? नियतांक होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये समान अंतस्थ काट वाली की नली है। ठीक है, ये हमारी अंतस्थ काट वाली नली है। इस अंतस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? A1 है, इसका A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है। यहाँ पे प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग V1 है, यहाँ पे प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग है V2 है। तो ये जो अविरतता का सिद्धांत कहता है कि A1 V1 = A2 V2, दिस इज इक्वल टू नियतांक। ठीक है, ये क्या है? ये नियतांक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस सिद्धांत को प्रूव करेंगे कि ये सही है कि नहीं। ओके, हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे कोई कोई क्षेत्रफल dA1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्षेत्रफल क्या है? dA1। यहाँ पे कोई क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल क्या है? dA1 है। ठीक है, और यहाँ पे वेग V1 है। ओके, यहाँ पे भी कोई काट क्षेत्रफल क्या है? ये काट क्षेत्रफल है dA2 है, और यहाँ पे भी क्या है? V2 है। ओके, और हम लोग मानते हैं कि इसमें जो लिक्विड प्रवाह हो रहा है उसका आयतन कितना है? उसका आयतन है रो। उसका आयतन है रो। ठीक है, उसका घनत्व, इस लिक्विड का घनत्व क्या है? रो है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये रो घनत्व रो है, रो मतलब दिस इज द्रव्यमान डिवाइडेड बाय आयतन। अगर इसमें प्रवाहित होने वाले जो द्रव है, इस नली के अंदर जो द्रव है उसका द्रव्यमान को m, फॉर एग्जांपल m द्रव्यमान हो। ठीक है, और m द्रव्यमान हो और इसका पूरे का आयतन v हो, तो ये हमारा रो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? dt समय में इस dA1 जो काट क्षेत्र है उससे प्रवाहित होने वाले द्रव की दूरी यहाँ पे
और ये इतनी दूर तक प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, dt समय में, ठीक है, dt समय में इतनी दूर तक प्रवाहित हो जाता है। और ये भी dt समय में पहले से कोई तो यहाँ था, ये यहाँ तक आता है dt समय में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस dt समय में इस एकांक क्षेत्रफल से कितना द्रव प्रवाहित हो गया और इस एकांक समय में dt समय में इस काट क्षेत्र से dA2 से कितना द्रव प्रवाहित हो गया, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो dA1 है क्षेत्रफल, dA1 है क्षेत्रफल, इससे कितना द्रव प्रवाहित होगा, वो द्रव हमारे पास, उसका द्रव्यमान हम लोग निकालेंगे। आयतन कितना है उसका, क्षेत्रफल तो ये है हमारे पास में, मल्टीप्लाई बाय V1 मल्टीप्लाई बाय dt, ठीक है। ये इस काट क्षेत्रफल से dt समय में जो प्रवाहित होगा द्रव उसका आयतन आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से इस dA2 क्षेत्रफल से dt समय में कितना जो द्रव प्रवाहित होगा उसका आयतन कितना आएगा, ये तो हमारा क्षेत्रफल हो गया, उसको हम लोग लंबाई जो भी आएगी हमारी उससे गुणा कर देंगे, जो कि d2 dt है, ठीक है, सेम है dt। अब हम लोग क्या करेंगे कि dt समय में इस एकांक काट क्षेत्र से कितना, सॉरी dA2 काट क्षेत्र से कितना द्रव्यमान प्रवाहित हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको हम लोग रो से गुणा कर दें, ठीक है, इसको भी हम लोग रो से गुणा कर दें, तो इस एकांक काट क्षेत्र से, इस dA1 काट क्षेत्र से प्रवाहित होने वाला द्रव का आयतन, ये तो क्या है, यहाँ तक तो आयतन है, रो से मल्टीप्लाई करके उसका द्रव्यमान आ जाएगा, यहाँ तक आयतन है, रो से मल्टीप्लाई करके द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। देखो आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई होती है, यहाँ पे वेग को अगर हम लोग, ठीक है, वेग क्या होता है, दूरी डिवाइडेड बाय, ठीक है, दूरी या विस्थापन डिवाइडेड बाय समय होता है, ठीक है। तो वेग को अगर हम लोग समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी आ जाती है, कितनी दूरी तक चला है, कितना विस्थापन हुआ, हम लोग वेग को समय से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे लिए क्या आएगा, ये लंबाई आएगी, तो लंबाई को समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा कि dt समय में जो द्रव प्रवाहित होगा dA1 से उसका आयतन कितना होगा, और हम लोग उसकी घनत्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका द्रव्यमान आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा dA2 काट से dt समय में कितना द्रव प्रवाहित होगा उसका आयतन है ये, और द्रव्यमान से रो से घनत्व से मल्टीप्लाई करते ही हमारा उसका द्रव्यमान आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे काट क्षेत्रफल A1 से प्रवाहित होने वाले द्रव का द्रव्यमान क्या करेंगे, तरल का द्रव्यमान, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग समाकलन कर देंगे 0 से A1 तक, वैसे ही इसका हम लोग 0 से A1 तक इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है, ओके। तो हम लोग समाकलन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो ये हमारा कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, V1 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये dt हमारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, सॉरी, ओके। तो ये हमारा इससे हम लोग निकाल सकते हैं हमारा, यहाँ पे हमारा जो समाकलन करते हैं लोग A1 के लिए करते हैं, dt समय भी हम लोग क्या है कांस्टेंट लिए है कि हमने dt समय में निकाला है कि dt समय में इससे इतना द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो पूरे इस काट क्षेत्र से कितने द्रव्यमान प्रवाहित होगा, उसी प्रकार से इसमें है। तो देखो हमारे लिए ये रो dt और V1 सब कांस्टेंट है, सिर्फ A1 कांस्टेंट नहीं है, तो हमारे पास में जो आएगा वो क्या आएगा, V1 रो dt और फिर आएगा हमारा A1, ठीक है। ये इस काट क्षेत्र से dt समय में अंदर की ओर प्रवाहित होने वाला द्रव का आयतन द्रव्यमान आता है। और इसी प्रकार से हमारा रो dt और V2 कांस्टेंट है और dA2 नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा V2 रो dt। फिर से एक बार समझ लेते हैं हम लोग, हमने क्या किया, असमान आकार की एक नली, ठीक है, असमान अंतस्कार वाली एक नली, इसका अंतस्कार यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे चौड़ा है, ठीक है, और हम लोग उसमें से ऐसे तरल को प्रवाहित करते हैं जो इनकम्प्रेसिबल है और नॉन विस्कस है, ठीक है। तो हमारा जो अवयवता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर जो अंतस्कार है उस पर उसका क्षेत्रफल और उस अंतस्कार में से प्रवाहित होने वाला जो द्रव है उसका वेग
दोनों क्या है नियतांक रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अनुप्रस्थ काट पूरा अनुप्रस्थ काट कितना है a1, तो यहाँ पे प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग कितना है v1। यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्या है a2 और वेग कितना है v2। ये क्या है, ये इनका गुणनफल है a1 v1 और a2 v2, ये क्या कांस्टेंट रहता है। हम लोग सिद्ध करेंगे कांस्टेंट है नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों अनुप्रस्थ काटों पे हम लोग dA1 और dA2 हम लोग क्षेत्रफल लेते हैं और dt समय में ये इस क्षेत्रफलों से प्रवाहित होने वाला द्रव कितनी दूर तक जाएगा, ये जाएगा हमारा यहाँ पे तो जाएगा dt v1 दूरी तक जाएगा और यहाँ पे जाएगा हमारा dt v2 दूरी तक जाएगा। तो ये हमारी लेंथ आ गई। इस लेंथ को हम लोग इस क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा कि भाई dt समय में कितना आयतन प्रवाहित हो गया। और उसी प्रकार से इस dA1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन आ जाएगा। ये आयतन आ गया। इस आयतन को हम लोग अगर घनत्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। देखो अगर आयतन को हम लोग द्रव्यमान घनत्व से मल्टीप्लाई करेंगे तो द्रव्यमान आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा द्रव्यमान आ गया कि dt समय में इस dA1 से इतना द्रव्यमान का तरल प्रवाहित हो गया और dt समय में इस क्षेत्रफल से इतना हमारा द्रव प्रवाहित हो गया, जिसका द्रव्यमान इतना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे काट क्षेत्रफल a1 से कितना होगा तो हम लोग इसे समाकलन कर देंगे। उसी प्रकार इस पूरे काट क्षेत्रफल से कितना द्रव्यमान प्रवाहित होगा dt समय में तो हम लोग इसका समाकलन कर देंगे। क्योंकि dt समय हमारे लिए कांस्टेंट है, हमारे लिए rho भी कांस्टेंट है, v1 भी कांस्टेंट है, तो हमारे लिए dA1 क्या है 0 से लेकर a1 तक है, तो इसका समाकलन करना हमारे पास में आ गया और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट किए कि a1 काट क्षेत्रफल से dt समय में इतने द्रव्यमान प्रवाहित होगा और a2 काट क्षेत्रफल से dt समय में कितना द्रव्यमान प्रवाहित होगा। अब हम देखते हैं क्योंकि नली के अंदर ना तो द्रव का उत्पादन हो रहा है ना ही उसका विनाश हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि द्रव की जो संरक्षण का नियम है द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है। मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान को न तो यहाँ उत्पन्न किया जा रहा है ना ही इसको नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि इधर से आ रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब है कि जितना इस क्षेत्रफल से द्रव अंदर जाएगा उतने द्रव को बाहर ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दाब बढ़ता जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ता जाएगा और कितना बढ़ेगा, नली बढ़ जाएगी, ओके। तो उस स्थिति पे हम लोग जाते नहीं, हम लोग मानते हैं कि फ्लो है हमारा, वो क्या है धारा रेखीय प्रवाह है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में हमारा द्रव का जो अविनाशी सिद्धांत है वो ये कहता है कि जितना द्रव इसके अंदर गया है उतना द्रव इसके बाहर जाएगा, दैट इज m। अगर ये m1 है, दिस इज m1 और दिस इज m2, ठीक है। तो m1 इक्वल टू m2 होना ही चाहिए, m1 तो m2 के बराबर ही होगा, अदरवाइज m1 m2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसकी नली के अंदर या तो द्रव कहीं से उत्पन्न हो रहा है, अर्थात यहाँ से आने के अलावा एक और से भी इसमें जनरेट हो रहा है, या इसमें विनाश हो रहा है, या कहीं छेद हो रहा है निकल रहा है, या कहीं छेद से अंदर जा रहा है, ठीक है। वो सब कुछ नहीं हो रहा है। तो द्रव के अविनाशी सिद्धांत से क्या होगा कि दोनों द्रव्यमान बराबर होंगे, तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। तो v1 rho dt a1 must be equal to v2 rho dt a2, ठीक है। तो हमारा ये rho dt है, ये rho dt से rho dt कैंसिल होने के पश्चात क्या आएगा v1 a1 दिस इज इक्वल टू v2 a2, ठीक है। इसको हम लोग ठीक से अरेंज करें तो हमारी क्या आएगा a1 v1 इक्वल टू a2 a2। तो हमारा ये प्रूव हो गया कि अगर अनुप्रस्थ असमान प्रस्थ वाली नली से इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस तरल प्रवाहित हो रहा है, तो इसके किसी बिंदु पर जो अनुप्रस्थ काट होगा उसका उस बिंदु पर जो तरल का वेग है उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हमने प्रूव कर दिया। तो ये है हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ विस्कस। लेक्चर देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।